हेलो हिंदी एकेडमी के एक और रोमांचक एपिसोड। मेरा मतलब है इस नई गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हम कभी अटकते क्यों नहीं हैं? हाँ, उसके शब्द तो जुबान पर एकदम किसी बहती हुई नदी की तरफ फिसलते हैं। वही तो। या फिर कोई खास गाना हमारे दिमाग में लूप की तरह क्यों बजता रहता है? तो आज हम कविता के इसी गुप्त आर्किटेक्चर और उसके इंटीरियर डिजाइन के रहस्य खोलने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जो पंक्तियां हमारे दिमाग में छप जाती है ना, वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते। हाँ, उनके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा होता है, एक मजबूत ढांचा होता है। सही कहा। और आज हम उसी संरचना यानी छंद की बात करेंगे, जिसे हम इमारत की नींव कह सकते हैं। और उस ढांचे की सजावट यानी अलंकार जो उस इमारत का इंटीरियर डिजाइन है। और देखिए, हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटना बिल्कुल नहीं है। हाँ, रटने से तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि कवि इन औजारों से वो जादू कैसे पैदा करता है जो सदियों तक जिंदा रहता है। और जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये चर्चा एकदम मास्टर क्लास होने वाली है। सही। हम टाइम मैनेजमेंट, कुछ गजब की ट्रिक्स और एक चीट शीट पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस इमारत की पहली ईंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये छंद असल में है क्या। हमारे स्रोतों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बहुत सटीक परिभाषा है। अच्छा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रभावपूर्ण सामंजस्य का नाम ही छंद है। मतलब अगर सरल भाषा में कहूं तो ये कविता का कंकाल है जो उसे लय और संगीत देता है। बिल्कुल। अगर आप कविता से छंद निकाल देंगे तो वो बस एक बिखरा हुआ गद्य या पैराग्राफ बन जाएगा। समझ गई। तो इस इमारत को खड़ा करने वाले मुख्य स्तंभ कौन से हैं? इसके मेन 4 आधार स्तंभ होते हैं। पहला है वर्ण यानी अक्षर, और दूसरा है मात्रा। ये मात्रा का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है ना? हाँ, मात्रा का सीधा मतलब है किसी अक्षर को बोलने में लगने वाला समय। यानी वो समय छोटा हो सकता है जिसे हम लघु कहते हैं। सही कहा। और अगर समय ज्यादा लगता है तो उसे गुरु कहते हैं। तो ये लघु और गुरु प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं? एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। शब्द है कमल। क म ल। हाँ, इन तीनों अक्षरों को बोलने में बहुत कम और बराबर समय लगता है, तो ये तीनों लघु हैं। और अगर शब्द हो काम? तब काव बोलने में दुगुना समय लगता है, एक खिंचाव आता है। यही खिंचाव गुरु है, जिसकी 2 मात्राएं गिरी जाती हैं। अच्छा, तो इसी से सारा गणित शुरू होता है। और बाकी 2 स्तंभ क्या है? तीसरा है यति यानी ठहराव, जहां आप सांस लेते हैं। और चौथा है गति यानी कविता का बहाव। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ स्रोतों में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जी, वो क्या है? प्रतिशत सवाल मात्रिक छंद से ही आते हैं, यानी सिर्फ मात्राओं की गिनती से। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर सब कुछ मात्रिक छंद के इन कठोर नियमों पर चलता है तो आजकल जो मुक्त छंद या फ्री वर्ड्स लिखा जा रहा है उसका क्या? ये एक बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। उसमें तो कोई पारंपरिक तुकबंदी या नियम नहीं होते ना, तो उसे कैसे पहचाने? देखिए, मात्रिक छंद एक बनी बनाई सड़क है, लेकिन मुक्त छंद में कवि इन नियमों को तोड़कर अपनी नई पगडंडी बनाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली। एकदम सटीक उदाहरण। मुक्त छंद पहचानने का तरीका यही है कि उसमें कोई फिक्स मात्राओं का गणित या राइम स्कीम नहीं होती। तो फिर उसमें लय कहाँ से आती है? लय शब्दों के भीतर से आती है, एक नदी के स्वतंत्र प्रवाह की तरह। कवि अपने विचारों को गणित के पिंजरे से आजाद कर देता है। अरे वाह! मतलब नियम तोड़ने का नाम ही मुक्त छंद है, पर नियम तोड़ने का मजा तो तभी है जब नियम पता हो। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए मात्रिक छंद के उस नियमबद्ध गणित पर लौटते हैं। परीक्षा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दोहा और सोरठा में होता है। हाँ, ये दोनों काफी कंफ्यूज करते हैं। स्रोतों में एक रिवर्स गियर ट्रिक दी गई है कि सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। हाँ, ये ट्रिक बहुत काम की है। पर कोई कवि अपनी बात कहने के लिए सोरठा क्यों चुनेगा? क्या सिर्फ अलग दिखने के लिए? नहीं, इसके पीछे मानवीय भावनाओं का पूरा मनोविज्ञान काम करता है। वो कैसे? दोहे की पहली पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। मतलब वो अपनी सबसे वजनदार बात पहली ही लाइन में कह देता है। जैसे एक जोरदार शुरुआत। श्री गुरु चरण सरोज रज। एकदम सही, एक भारी घोषणा की तरह। इसके उलट सोरठा में 11 मात्राएं पहले आती हैं और 13 बाद में। मतलब सोरठा शुरुआत में हल्का रहता है। हाँ, वो पहले एक उत्सुकता या हल्की भूमिका बनाता है। ये भाव ज्यादा विनम्र है।
जैसे पहले सुनो फिर समझो वाला एहसास। बिल्कुल। कवि अपनी बात की गंभीरता के हिसाब से चुनता है कि उसे दोहे की चोट चाहिए या सोरठे के विनम्रता। ये नजरिया तो कविता पढ़ने का ढंग ही बदल देता है। अच्छा, चौपाई और रोला का क्या गणित है? चौपाई बहुत सीधी है। 4 गुना 4 यानी 16 मात्राएं। हनुमान चालीसा की तरह एकदम स्थिर गति। 16 तो बहुत बैलेंस्ड नंबर है, लंबी कहानी सुनाने के लिए परफेक्ट। पर रोला में 24 मात्राएं होती हैं। 24? इतनी लंबी लाइन पढ़ते हुए इंसान की सांस नहीं टूटेगी? यहीं पर यति यानी ठहराव काम आता है ना। आप बीच में सांस ले सकते हैं। अच्छा, पर विचार 24 मात्राओं के बाद ही खत्म होता है? हाँ, ये बड़े कैनवस की पेंटिंग है। और जब कैनवस और बड़ा चाहिए तो कवि संयुक्त छंद यूज करते हैं। संयुक्त मतलब 2 छंदों को जोड़ देना? जैसे कुंडलियां। सही कहा, कुंडलिया दोहा और रोला को मिलाकर बनती है। और इसकी खास बात यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी पर खत्म होती है। ये तो एक पूरा गोल चक्र बन गया। हाँ, और छप्पय भी है जो रोला और उल्लाला को मिलाकर बनता है। ये वीर रस में बहुत काम आता है। हमारे स्रोतों में वर्णिक छंद का भी जिक्र है, उसका वो जटिल सूत्र यामा ताराज भंसलगा। हाँ, वो 3 अक्षरों के ग्रुप बनाता है। पर परीक्षा का मेन फोकस मात्रिक छंद पर ही होता है। तो एग्जाम हॉल के दबाव को कम करने के लिए क्या हम एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल। समय बचाने के लिए ये चेकलिस्ट सबसे बेहतरीन हथियार है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जब भी कोई कविता आए तो पूरी कविता पढ़ने के बजाय सिर्फ पहली पंक्ति की मात्राएं गिने। ओके, लघु और गुरु के नियम से। हाँ। स्टेप 2, अगर गिनती ठीक 16 मात्राएं आती हैं तो ये चौपाई है। बहुत आसान है। और अगर 13 आए तो? स्टेप 3 यही है, अगर यति तक 13 मात्राएं हैं तो ये दोहा है। और अगर 11 मात्राएं पहले आए? तो ये पक्के तौर पर सौरठा है। ये फ्लो चार्ट 90% सवालों के जवाब तुरंत दे देगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। खैर, ये तो समझ आ गया कि इमारत का ढांचा कैसे काम कर रहा है। जी। लेकिन सिर्फ ईंटों के ढांचे को घर तो नहीं कह सकते। अब उस ढांचे की सजावट की बारी है, यानी अलंकार। मतलब हमारा इंटीरियर डिजाइन। इसमें 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में सारा जादू शब्द की ध्वनि में होता है ना? बिल्कुल। अगर आपने पर्यायवाची शब्द रख दिया तो वो जादू तुरंत खत्म हो जाएगा। जबकि अर्थालंकार में जादू अर्थ में होता है, पर्यायवाची रखने पर भी असर नहीं मरता। एकदम सटीक। तो शब्दालंकार से शुरू करते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। ये तो वर्णों का दोहराव है, एक साउंड लूप की तरह, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल। हाँ, त अक्षर बार बार आ रहा है। और इसी का जुड़वा भाई है अंत्यानुप्रास यानी राइमिंग। जिसके बिना हमारे 99% गाने अधूरे ही रहेंगे। लेकिन जहां सबसे ज्यादा दिमाग चकराता है वो है यमक और श्लेष। हाँ, यहाँ अच्छे लोग उलझ जाते हैं। तो मैंने इस उलझन को सुलझाने के लिए एक एनालॉजी सोची है। बताइए, मैं भी सुनना चाहूंगा। यमक अलंकार मुझे एक कमरे में बैठे 2 हमशक्ल जुड़वा भाइयों की तरह लगता है। जुड़वा भाई मतलब दिखते एक हैं पर काम अलग है। बिल्कुल। शब्द 2 बार आएगा पर अर्थ अलग होंगे। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, एक सोना है एक धतूरा। ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। और श्लेष के लिए क्या सोचा है आपने? श्लेष मुझे एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर की तरह लगता है जो एक ही मंच पर कई अलग अलग किरदार निभा रहा है। अरे वाह, जैसे रहीम जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए। हाँ, यहाँ पानी शब्द एक ही है पर अर्थ 3 है। मोती के लिए चमक, इंसान के लिए इज्जत और चूने के लिए जल। ये एनालॉजी तो दिमाग में एकदम छप जाएगी। यमक मतलब जुड़वा भाई, श्लेष मतलब मल्टीपल रोल वाला एक्टर। अब अर्थालंकार पर आते हैं। यहाँ सबसे मेन है उपमा, जो तुलना करने का औजार है। परीक्षा के लिए इसकी मास्टर ट्रिक है वाचक शब्दों को खोजना। मतलब अगर हमें कविता में सा, सी, से सरिस दिख जाए तो उपमा है। हाँ, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, ये तुलना का पुल बनाता है पर एक दूरी भी रखता है। पर यहाँ एक सवाल है, अगर उपमा से काम चल रहा है तो कोई कवि रूपक अलंकार क्यों यूज करेगा? क्योंकि रूपक उस दूरी को बर्दाश्त नहीं करता, वो जैसे वाले पुल को तोड़ देता है। मतलब कमल जैसे चरण की जगह चरण कमल? हाँ, रूपक सीधे दावा करता है कि चरण ही कमल है। ये बहुत गहरा और पावरफुल भाव है। क्या बात है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में तो बस कल्पना होती है ना? बिल्कुल। इसकी ट्रिक है मनु, जनु, मानो खोजना। ये दावा नहीं करता, बस एक संभावना दिखाता है कि मानो ऐसा हो रहा है। अच्छा,
कुछ अलंकार तो एकदम बॉलीवुड फिल्म की तरह ड्रामेटिक होते हैं, जैसे अतिशयोक्ति। हाँ, एकदम एक्शन सीन की तरह। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हाँ, लंका सिगरी जल गई। मतलब बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि लॉजिक ही पीछे छूट जाए। पर ये झूठ नहीं है, ये भावना की चरम सीमा है। और इससे भी आगे है विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण ही काम हो जाता है, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना। एकदम सही, बिना पैरों के चलना। ये तर्क को खारिज करके एक जादू का एहसास कराता है। और एक अलंकार जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है, वो है मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। किताबों में तो हम पढ़ते हैं फूल हंसे, कलियां मुस्काईं, पर हम रोजमर्रा की बातचीत में भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। चलिए 3 डेली लाइफ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, बताइए। पहला, मेरी कार सुबह स्टार्ट होने से साफ मना कर देती है। हाँ, जैसे कार कोई जिद्दी इंसान हो जो नाराज हो गई हो। बिल्कुल, कार मुंह से मना तो करेगी नहीं। दूसरा, मेरा फोन बैटरी खत्म होने पर आखिरी सांसें गिनने लगता है। सही कहा, डिवाइस के बंद होने को हम इंसानी मौत की तरह पेश कर देते हैं। और तीसरा, सुबह सुबह मेरी अलार्म घड़ी मुझ पर चिल्लाने लगती है। ये तो सबके साथ होता है। घड़ी बस आवाज कर रही है, पर हमें लगता है कोई गुस्से में चिल्ला रहा है। यही तो मानवीकरण का जादू है। इससे साबित होता है कि अलंकार आज भी हमारी बातचीत में जिंदा हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट के क्या टिप्स हैं? पूरी कविता का अर्थ समझने में समय बर्बाद मत कीजिए। स्कैनर की तरह कीवर्ड्स खोजिए। मतलब अगर सा, सी, से दिखा तो तुरंत उपमा पर टिक करें। हाँ, और अगर मानो दिखा तो उत्प्रेक्षा। अगर कोई कीवर्ड नहीं है तो तुरंत मात्राएं गिन लें। तो चलिए, जो चीट शीट हमने तैयार की है, मैं उस पर एक रैपिड फायर क्विज करती हूँ। मैं सवाल पूछती हूँ, आप बताइए। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल, अगर मुझे परीक्षा में सा, सी, से जैसे शब्द दिखते हैं तो ये उपमा अलंकार है, क्या ये सही है? 100% सही है। दूसरा, अगर कविता में किसी जादू की तरह बिना कारण के ही काम पूरा हो जाए तो ये विभावना अलंकार है। एकदम सटीक। तीसरा सवाल, फ्लोचार्ट ट्रिक के हिसाब से अगर पहली लाइन में ठीक 16 मात्राएं हैं तो बिना पढ़े मैं इसे चौपाई कह सकती हूँ। हाँ, 4 गुना 4 16, पक्का चौपाई है। चौथा, जहां एक शब्द 2 बार आए पर अर्थ अलग हो तो वो जुड़वा भाइयों वाला यमक अलंकार है। बहुत खूब, कनक कनक वाले जुड़वा भाई यमक ही हैं। और आखिरी सवाल, भावनाओं के खेल में जो छंद 11 मात्राओं की विनम्र शुरुआत करे वो दोहे का रिवर्स गियर यानी सोरठा है। आपका ये चीट शीट विश्लेषण एकदम फुल प्रूफ है। तो कुल मिलाकर इस गहन चर्चा का निष्कर्ष ये है कि छंद वो मजबूत ढांचा है जो कविता को एक लय में बांधता है, और अलंकार वो कलाकारी है जो उस ढांचे को एक खूबसूरत घर बनाती है। बिल्कुल। इसे समझने के बाद आप किसी भी गाने या कविता को एकदम नए नजरिए से देख सकते हैं। सही कहा, आप सिर्फ श्रोता नहीं रहते, एक पारखी बन जाते हैं। जाते जाते मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस पे खुद विचार करें। जी बताइए। आजकल जहाँ मुक्त छंद की कविताएं ज्यादा लिखी जा रही हैं, जहाँ आर्किटेक्चर के नियम तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ इंटीरियर डिजाइन यानी अलंकार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? ये तो सोचने वाली बात है कि क्या अलंकारों के बिना वो मुक्त इमारत कभी घर लग सकेगी, या फिर एक बंधी हुई लय के बिना कोई भी कविता हमेशा अधूरी ही महसूस होती है? बहुत ही उकसाने वाला सवाल है ये। इस सवाल के साथ ही हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कविता के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।